बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फ़ैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, पूरी कौम के सामने है। कुछ पता नहीं लगता कि अब क्या हो रहा है और उसके 15 से 20 मिनट बाद क्या अपडेट होगी, लेकिन तमाम मामलात जो है वो पहले पार्लियामेंट में जाते हैं और उसके बाद घूमते फिरते अदलिया की तरफ चले जाते हैं, जुडिशरी की तरफ जो है वो चले जाते हैं और वहाँ से दरख्वास्त की जाती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, इसके हवाले से अपना हुक्म जारी किया जाए। लेकिन कई मरतबा देखने में ऐसा भी आया है कि अदालत की जानिब से तो हुक्म सादिर कर दिया गया, लेकिन उस हुक्म को मानने की बजाय उसमें उसके ऊपर जो है वो अदलिया के ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाती है, या फिर उसका इंट्रा कोर्ट अपील कर दी जाती है, या फिर ज़ाहिर है इंट्रा कोर्ट अपील करना या किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ अपील करना जो है वो साइल का हक़ है। लेकिन अदालत की तौहीन करना, अदालत को सोशल मीडिया के ऊपर आके शोर डालना, ये किसी भी तरीके से काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना ही ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानदेह है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा गया और जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 63A, आइन का जो आर्टिकल 63A है, इसकी तशरीह कर दी जाए। और ये बिल्कुल चीज़ वाज़ेह है कि जब आइन बनता है, उस आइन को बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और ये वही आइन 1973 का आइन जिसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसी आइन में यह कहा गया है कि उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने की, इसने समातें की, इन्होंने मौक़िफ़ सुना और उसके बाद उनके जो सवालात थे सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस में भेजे गए थे, उनके जवाबात दिए और उसमें जो अहम पॉइंट्स थे, वैसे तो तमाम पॉइंट्स ही बहुत अहम थे, हुकूमत की जानिब से जो एक जो साबिक हुकूमत थी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया था कि जो मुनहर्रिफ अरकान हैं इनको ताहयात नाअहल होना चाहिए, लेकिन इस पर अदालत खामोश रही, इस पर अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया और इसको जूँ का तूँ वापस सदर मुमलिकत की तरफ भिजवा दिया गया। लेकिन एक और अहम पॉइंट जिसकी अदालत ने वजाहत की और जो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देंगे, उनके वोट को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाज़रीन ये जब सूरत हाल ये फ़ैसला आया तो अब मिठाइयाँ भी बंटने लगी। जो साबिक हुक्मरान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा फ़ैसला आ गया अदालत की जानिब से। जो मौजूदा हुक्मरान हैं मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी, ये कुछ मुकम्मल तौर पे नहीं, कुछ नाराज़ नज़र आए। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि जितना आसान इसको साबिक हुक्मरानों की जानिब से, PTI की जानिब से समझा जा रहा था कि इस फ़ैसले का इम्प्लीमेंट होते ही ना तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे, ना ही हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। फ़ैज़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ैज़ुल्लाह, आपसे हम अक्सर इस चीज़ के ऊपर हम रहनुमाई लेते हैं, जब हम कहीं फंस जाते हैं तो फिर आपसे हम यही कहते हैं कि आके ज़रा हमारी रहनुमाई करें। 63A से जो फ़ैसला आया है फ़ैज़ुल्लाह, पहले 4 सवालात थे, 2 मैंने बता दिए, इनको भी थोड़ा सा आप डिटेल से बता दें और बाकी 2 सवालात थे उनका भी थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। जी देखें, जो 4 सवाल थे वो बेसिकली ये थे। पहला ये कि जो मुनहरिफ अरकान है उनकी नाअहली जो है वो ताहयात है या नहीं है। फिर ये कहा कि मुनहरिफ जो हॉर्स ट्रेडिंग है, फ्लोर क्रॉसिंग है, इसको रोकने के लिए और क्या इकदाम किए जा सकते हैं। क्या एक मुनहरिफ रुकन वोट जो है वो एक नॉर्मल रुकन जितना ही वेटेज लेगा, और क्या ये कि मुनहरिफ अरकान को वोट देने का हक है या नहीं है। अब देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली वाला सवाल है और जो ये सवाल था कि जी क्या और इकदाम किए जा सकते हैं, इनको तो सदर मुमलिकत को वापस भेज दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मुनहरिफ अरकान है उनको उनका वोट गिनती में नहीं गिना जाएगा, उनका वोट
काउंट नहीं होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या जो थ्रेट A1B के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस हैं, बजट बिल्स हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर मुनर्रिफ अराकीन का वोट नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने ओपिनियन के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के ऊपर अप्रोच करना चाहिए नजरसानी के लिए। सॉरी फैजुल्ला, मुझे ये ज़रा साथ ये थोड़ा सा गाइड कर दे, क्योंकि यही बेंच जब पहले बैठा था और इस बेंच ने ये कहा था कि किसी भी शख्स को, किसी भी रुकन असम्बली को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। देखें, बिल्कुल यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, हमारे ऊपर ये आईनी ड्यूटी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करें। लेकिन जहां तक इज्जत है, इज्जत तो हम सारे करते हैं, लेकिन हमें यह भी हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अपना जहन बनाएं कि क्या हम इस फैसले के ऊपर फैसले से अग्री करते हैं या नहीं करते। फैसला हमारे ऊपर बाइंडिंग तो आप है। बिल्कुल बतौर वकील तो ये बात आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आम आदमी को भी इजाज़त दे दें जिसको कानून का पता ही नहीं है, जिस तरीके से हमारा आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एकदम रेस शुरू हो जाती है, अब उस पे तो मैं बड़ा शदीद इख्तलाफ करूंगा कि यार उनको पता ही किसी को कुछ नहीं है। शादाब साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कीचड़ उछालना या सुप्रीम कोर्ट का एहतराम हमारे पर लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कीचड़ उछालना या हमारे फाजिल जज साहिबान के किरदार के ऊपर कीचड़ उछालना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, काबिल मुजम्मत बात है और ये नहीं होनी चाहिए। इज्जत और एहतराम एक तरफ, लेकिन ये हक और हाँ थ्रेट ए वाला जो फैसला है, अब उससे अगर मैं कहूं कि ये फैसले से मैं एग्री नहीं करता या मुझे लगता है कि ये फैसला गलत है, ये कहना मेरा हक है, लेकिन उस फैसले की पाबंदी मेरे ऊपर फर्ज है। ये बड़ी इन चीज़ों को समझ कर चलना चाहिए। अब जहां तक इस फैसले वाली बात है, मुझे लगता है कि या तो हुकूमत को इस फैसले की नज़रसानी की फाइल करनी चाहिए, रिव्यू पिटिशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जरा थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो सही तासुर साहिबान ने जो इसका उसमें उन्होंने जो अपना अलग नोट लिखा है वो क्या है? उस पे उन्होंने यही कहा है कि जी हम ये जो मज़हर आलम साहब और बंदूखेल साहब है ना, जी, और उन्होंने कहा है कि हम वापस भेज रहे हैं ये एडवाइस, और ये वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A के अंदर एक पूरा मॉडल दिया हुआ है कि ये सारा किस तरह चलना है, और ये कह देना कि जी वोट काउंट नहीं होता, ये बात 63A से के अंदर नहीं नजर आती लिखी हुई। और अगर ये कह देती हैं तो ये ऐसे है कि हम आइन के अंदर खुद अल्फाज डाल रहे हैं या खुद कोई शेक डाल रही है। और मैं यही आपसे शादाब साहब अर्ज करना चाह रहा था कि जी देखें, 63A ने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया कि वोट जो मुनहरिफ अराकीन है वो मुनहरिफ तब होंगे अगर वो वोट दे या पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, या वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, और या बजट या मनी बिल के ऊपर। तो ये 63A ने कह दी, और फिर उसके बाद 63A आपको मालूम है इस पे बेशतर दफा हमने बात की कि एक पूरा प्रोसीजर ले डाउन करता है। फैजुल्ला, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जी फैजुल्ला, थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी रहनुमाई कर दे कि जैसे अब कोर्ट ने ये कहा है कि इनका वोट कंसिडर नहीं होगा, तो अगर वोट कंसिडर नहीं होगा तो फिर इन्होंने जो वोट डाला है वो फिर उसकी सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। देखें, एक तरफ तो यही आर्गुमेंट है ना कि जी 63A तो तब लागू होगा और आप मुनहरिफ तब होंगे जब आपने वोट डाल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि वोट डाल देना जुर्म है, ये लाजिम नहीं है कि वोट उसके बाद गिनती में भी शुमार हो। तो लेकिन इस फैसले के अंदर मसला क्या है? इस फैसले के अंदर प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि आपने अगर ये कह दिया कि 63A के तहत जो मुनहरिफ अराकीन है उसका वोट नहीं काउंट होगा, तो फिर आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो पूरा निजाम है अपने आइन के अंदर, वो निजाम खत्म कर दिया है। शादाब साहब देखें, अगला इलेक्शन होता है और वजीर आजम इमरान खान या वजीर आजम कोई और पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं सिंपल मेजोरिटी लेके, और मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाते हैं सिंपल मेजोरिटी लेके, पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम वो मुंतखब हो गए। तो उसके बाद आर्टिकल 91 जो कहता है कि प्रेसिडेंट
जो कहता है वजीर आजम से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आर्टिकल 95 जो कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाएगी। इसी तरह जो प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर आर्टिकल 130 और आर्टिकल 136 गालिबन जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस वाला, आपने इस तशरीह के बाद वो सारे आर्टिकल्स की ऑपरेशन खत्म कर दी है जब भी एक सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत आएगी। क्योंकि अगर सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत है तो इसका मतलब है जिसने भी खिलाफ वोट देना है उसका तो वोट ही काउंट नहीं होगा, और आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा सिस्टम अपने आइन में से सिंपल मेजॉरिटी हुकूमतों के अंदर खत्म कर दिया है। अब इसका ऑल्टरनेटिव रूट क्या लिया जा सकता है? ऑल्टरनेटिव रूट ये बहस की जा सकती है कि जी देखें, अभी भी ये ऑप्शन है कि जो अराकीन अपने वजीर आजम या अपने वजीर आला से खुश नहीं है वो इस्तीफा दे दें पार्लियामेंट के अंदर से, और इस्तीफा दे के जब उनकी सीटें वेकेंट हो जाएं तो फिर सदर मुमलिकत जो है वो वजीर आजम से कहे कि जी मुझे लग रहा है कि आप पार्लियामान का एतमाद आपके पास नहीं है, आप वोट करवा लें। अब क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी के कुछ जो वर्कर्स हैं, कुछ जो मेंबरान ने असेंबली हैं वो इस्तीफे दे के मुस्ताफी हो चुके होंगे, तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा वजीर आजम से। ये एक रूट है। लेकिन ऑन जरा रियलिटी से अगर हम देखें, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें, तो मुझे शादाब साहब आप भी माशाल्लाह इस सारी चीज़ों पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर यही वजीर आज़म इमरान खान के साथ किया जाता तो आपको लगता है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो इन्होंने बाद में जिस तरह आईनी बहरान मचाने की कोशिशें की हैं कर रहे हैं अभी तक, आपको लगता है कि वो कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान जी कोई इसमें कोई तौहीन सदर वाली बात नहीं तौहीन सदर नहीं है, वो बस वो पीका की अमेंडमेंट ना इस्तेमाल हो जाए आपके खिलाफ, बाकी खैर है। अब देखिए ना, मेरे खिलाफ बोल आप रहे हैं और पीका की अमेंडमेंट मेरे खिलाफ, देखिए ना शो तो आपके देखिए अब बात यह है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमें ये बात वाज़ेह है कि ये नहीं होता पाकिस्तान में कि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ अगर ये होता तो सदर मुमलिकत इमरान खान से कहते कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये प्रैक्टिकली नहीं होता क्योंकि इमरान खान पार्टी के लीडर हैं, सदर मुमलिकत इमरान खान ने ये करके लगवाई हैं। तो ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा सिस्टम इस जजमेंट ने आइन के अंदर से खत्म कर दिया। अच्छा फैजुल्लाह, देखिए मेरी बात, एक छोटी सी मैं चीज ऐड करता जाऊं कि ये सारा जो हम इसके ऊपर अभी डिबेट कर रही हैं ये डिबेट आर्जी है, क्योंकि अभी अदालत का शॉर्ट ऑर्डर आया है। एक दफा अदालत की जजमेंट पूरी रिलीज होती है तो उसके अंदर से देखा जाएगा कि उन्होंने अदालत ने क्या दलील क्या दलाइल दी। अब शॉर्ट जजमेंट पे मिठाई पीटीआई ने बांटी और डिटेल जजमेंट पे अब मिठाई जो है नून लीग बांटेगी। देखिए वो तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर तो वही होगा। मैं ना पिछले कई सालों से जो है ये चीज़ देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी अदालत जब फैसला जारी करती है तो उस पर एक पार्टी बड़ा जंपे लगाती है, बड़ा खुश होती है और जुबिलेशन हो रही होती है, और दूसरी सोग बना रही होती है, और फिर कुछ अरसे बाद जब दूसरा फैसला आता है तो वह पार्टी सोग में होती है। देखिए अदालतों का काम यह है कि जो उनके सामने आइन कानून दिया गया है उन्होंने उससे हटना नहीं है, उन्होंने उसी के मुताबिक, अच्छा वही आइन वही कानून एक जगह पे कहेगा कि फैजुल्लाह ठीक है, शादाब गलत है, अब वहाँ पर फैजुल्लाह जो है वो मिठाइयाँ बांटेगा और शादाब कहेगा यार ये मेरे यहाँ बड़ा जुल्म हो गया जी, बड़ी ज़्यादती हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कर दिया। अगले केस के अंदर शादाब उस कानून उस किताब के मुताबिक होगा कि दुरुस्त है और फैजुल्लाह गलत है, तो फिर शादाब जो है वो मिठाइयाँ बांटेगा और फैजुल्लाह कहेगा कि ऐसे बड़ा पैड़ा हो गया है। हम फैजुल्लाह चलते हैं इसी के साथ ही आगे कनेक्टेड मामलात की तरफ। पंजाब के अंदर भी सियासी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि समझ से बालातर हुई हुई है। गवर्नर पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब, हाई कोर्ट के अंदर मामलात। यहाँ पर अगर हम बात करें वज़ीर पंजाब, क्या सदर मुमलिकत इस जजमेंट के या इस राय के बाद हमजा शहबाज को इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? देखिए इत्तेमाद के वोट की पावर बेसिकली तो गवर्नर पंजाब के पास है आइन के तहत पंजाब असेंबली के लिए, और हमजा शहबाज से अगर इस वक्त तो गवर्नर मौजूद नहीं है, हमजा शहबाज से अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाता है तो फिर तो पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत मुश्किल में नज़र आती है, क्योंकि जो भी मुनहरिफ अराकीन होंगे उनके वोट नहीं माने जाएंगे। लेकिन हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन था अगर उसको देखा जाए इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नज़र में तो वो तो बड़ा वाज़ेह है कि
वो इतना बुरे तासुर नहीं है जितने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर अराकीन कह रही हैं। क्योंकि देखिए अगर तो मुनहरिफ अराकीन का वोट नहीं काउंट हुआ था जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो उसके बाद तस्वर ये लिया जाएगा कि वजीर आला का एक इलेक्शन जो है वो हो गया जिसके अंदर दोनों कैंडिडेट्स ने अक्सरियत नहीं ली, जो पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी नहीं हासिल की। तो उसके बाद फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि आइन ये कहता है कि वजीर आला या वजीर आजम के इलेक्शन के अंदर पहले ये देखा जाएगा अगर कोई सादा अक्सरियत कोई कैंडिडेट लेके जाता है या नहीं। अगर किसी कैंडिडेट की सादा अक्सरियत ना हो तो उसके बाद ये देखा जाता है कि मौजूदा मेंबरान के नंबर्स के हिसाब से सादा अक्सरियत कौन लेके जाता है। तो हमजा शहबाज साहब के जो इलेक्शन है उसमें पहले का अगर ये देखा जाए कि जी 63A वाले फैसले की वजह से मुनहरिफ अराकीन के वोट नहीं काउंट हुए, तो उसके बाद ये होगा कि आपने दूसरे इलेक्शन में ये देखना है कि कौन जो है वो मौजूदा मेंबरान पार्लियामान के अंदर से अक्सरियत ले जाता है। ये निज़ाम होगा। तो एक इलेक्शन तस्वर होगा कि हो गया और दूसरा इलेक्शन जो है अब वजीर आला का होना है। अच्छा फैजुल्लाह, जब पार्टी की जानिब से एक डायरेक्शन दी जा रही है, जो मुनहरफ की मैं जो तशरीह समझ रहा हूँ, पार्टी ने एक डायरेक्शन दे दी, रिटर्न दे दी, ओरल दे दी कि भाई आपने शादाब रियाज को वोट डालना है। ये शादाब साहब आप खतरनाक तरफ जा रही हैं। अच्छा, वोट डालना है, ठीक है, वोट डालना है। अब जो पार्टी के अरकान है वो पाबंद हैं कि वो शादाब रियाज को वोट डालें। बिल्कुल। और एंड टाइम पर 100 के करीब जो अरकान हैं वो किसी भी वजह से बाइकाट करके बाहर चले जाते हैं या वैसे ही बाहर चले जाते हैं और मुझे वोट नहीं डालते, और जब काउंटिंग होती है तो मेरा 0 वोट निकलता है और फैजुल्लाह का 193 वोट निकलता है। तो जिन अरकान को वो लेटर दिया गया था वो 100 हैं, वो 200 हैं, क्या उन्होंने भी उस लेटर से उस पार्टी हेड की जो हदायत है उससे उन्होंने वो मुनहरफ की वो इनहराफ किया उन्होंने? देखें, स्ट्रेट ए कहता है कि या तो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया जाए या तो पार्टी डायरेक्शन या तो वोट ही ना दिया जाए। पार्टी ने कहा कि वोट इसको दो और आप वोट दो ही नहीं तो वो भी मुनहरिफ की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमजा शहबाज शरीफ का जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था तो आपको याद है कि पीटीआई के तो जितने भी बाकी थे उन्होंने तो वोट देने से ही इनकार थे और वो बॉयकॉट करके चले गए। तो 63A की डेफिनेशन के तहत तो पीटीआई के बाकी जितने भी मेंबरान असेंबली के अंदर मौजूद थे, अगर तो पीटीआई ने डायरेक्शन दी तो वो सारे मुनहरिफ हैं, और अगर पीटीआई ने डायरेक्शन दी ही नहीं उन सारों को बचाने के लिए तो फिर तो जो 25 जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया वो भी मुनहरिफ नहीं है और हमजा शहबाज का इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये बड़ा पीटीआई। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक चीज नोट करने वाली ये है कि 63A के तहत मुनहरिफ होना एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है। 63A के तहत मुनहरिफ होने के लिए पार्टी लीडर ने आपको शो कॉज इशू करना है जिसका आपने जवाब देना है, और फिर डिफेक्शन की डिक्लेरेशन जो है वो पार्टी लीडर आपके खिलाफ देके इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। ओके, ये किसके खिलाफ देनी है, ये किसके खिलाफ देनी है डिक्लेरेशन और किसके खिलाफ नहीं देनी? ओके, अब आपकी बात में समझ गया कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत अगर पार्टी हेड ने जिसकी लगानी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो डी सीट होगा। ओके, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, अब अगर जिसके खिलाफ शिकायत लगाई उसको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया, उसी नोयत का जुर्म जिस दूसरे शख्स ने किया उसने भी इनहराफ किया, उसकी शिकायत नहीं लगाई, तो जो शख्स डी सीट हुआ है वो इसमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटिशन दायर कर सकता है। देखिए, मेरी पार्टी हेड ने मुझसे जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर मेरे साथ ये ज्यादती कर दी है, मुझे तो केस बना के भेज दिया है, और ये साहब जो है क्योंकि पार्टी हेड को पसंद है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखें, अब इस पे दोनों तरफ से डिबेट हो सकती है। एक डिबेट जो इस आईनी पिटिशन के हक में है वो ये है कि आर्टिकल 25 ये बात बड़े वाज़े तौर पे करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको आइन जो है वो मना करता है। तो वो इस पॉइंट पे जा सकता है कि जी मैंने भी आर्टिकल 63A 63A की खिलाफ वर्जी की और उसने भी 63A की खिलाफ वर्जी की, मेरे खिलाफ डिक्लेरेशन दे दी गई,
उसके खिलाफ डिक्लेरेशन नहीं दी गई। तो ये एक बहस हो सकती है जिसके ऊपर आईनी पिटीशन दायर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आईनी पिटीशन के अंदर कुछ ज़्यादा वजन नहीं होगा। उसकी वजह ये है, देखें कि किसके खिलाफ एक्शन लेना है और किसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, ये पार्टी के अंदर ये अदालत का काम नहीं है, ये काम है पार्टी लीडर का। ये काम है पार्टी लीडर की सवाबदीद है कि वो एक के खिलाफ एक्शन ले और एक के खिलाफ एक्शन ना ले। इसके अंदर मेरी नज़र में अदालत का इंटरफेरेंस या एक आईनी पिटीशन लेके इसको अदालत में ले जाना जो है वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि फिर एक पार्टी की इंटरनल ऑटोनॉमी जो है, एक पार्टी लीडर की ऑटोनॉमी कि वो अपनी पार्टी किस तरह चलाता है, वो जरा आईनी तौर पर वो पार्टी लीडर हमने की अब अगले टॉपिक की तरफ जाना है। मुख्तसरन मुझे ये बता दे कि क्या ये जो सारा मामला जो आजकल चल रहे हैं, अदालती फैसले भी आ रहे हैं, इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट हुकूमत बनती है और उसके कुछ अरकान असम्बली ये समझते हैं कि मेरा जो लीडर है ये कोई प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूँ, क्या तहरीके अदम एतमाद रहेगी या ख़त्म कर दी जाएगी? अगर सिंपल मेजॉरिटी से वजीर आजम या वजीर आला बनता है तो त्रेठे के फैसले के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अदम एतमाद मेरी नज़र में प्रैक्टिकली ख़त्म कर दी गई है। एक इस हवाले से आखिरी सवाल, जो अरकान मुनहरफ जिनको तस्वर किया जाता है, एक तो फैजुल्लाह वो हैं कि मैंने टिकट लिया किसी भी सियासी जमात से और मैं उसका स्टिकर लगा के मैं कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, मैं जीत गया। एक ये है कि मैं शादाब रियाज एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद इलेक्शन लड़ा, लोगों ने मुझसे प्यार किया, मुझे जिता दिया और मैं आके फिर खड़ा हो गया कि नहीं यार, मेरा ख्याल है कि मैं इमरान खान साहब के साथ जुड़ जाता हूं, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है आज़ाद रह के मैं डिलीवर नहीं कर सकता, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो डिलीवर करना है, सड़कें बनवानी है, जो भी चीज़ें तो अगर वो ज्वाइन कर दे तो क्या उनके जब ऊपर ये जो शिक मुनहरफ करने वाली या जो आई है इसमें 63A के वाले से, क्या मैं उसमें कंसीडर होऊंगा? देखें आइन मैंने को बाद में पार्टी ज्वाइन की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब त्रेठ एक को अगर ऑन इट्स लैंग्वेज पढ़ा जाए तो आप त्रेठ ए के तहत मुनहरिफ होंगे, क्योंकि त्रेठ ए में ये नहीं कहा गया कि इलेक्शन के उस पे लड़ा, त्रेठ ए में पार्टी मेंबर और पार्टी लीडर के लफ्ज इस्तेमाल की गई हैं। तो अगर आप एक पार्टी के मेंबर हैं तो आप पार्टी लीडर की बात मानेंगे। ये भूल जाएं कि आपने इलेक्शन आज़ाद लड़ा, किसी और पार्टी पे लड़ा, उसी पार्टी पे लड़ा, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले में भी ये चीज देखनी चाहिए कि क्या इस चीज के अंदर ब्रेक लेते हैं, इसके ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया था जिसमें प्रोसिक्यूशन में कुछ तबादलों की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं उनमें भी कोई रिकॉर्ड की इर्द गिर्द जो है तो इसको तब्दील करने की या छुपाने की बात की जा रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी फैजुल्लाह साहब, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अज खुद नोटिस लिया गया और वो एक फाजिल जज साहब की जानिब से ही मैसेज किया गया या रिटर्न दिया गया इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और जिसके बाद उन्होंने इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लिया। और मामला क्या था कि प्रोसिक्यूशन के अंदर तबादले हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी हमारे जो हुक्मरान हैं वज़ीर आज़म साहब, उनकी कैबिनेट, ये तो वैसे साबिक वज़ीर आज़म जब थे उनके ख़िलाफ़ भी वो PTV हमला केस और पार्लियामेंट हमला केस और बहुत से हमला केस थे। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का एक हुस्न कह लें या जो भी कह ले, ये पाकिस्तान के, लेकिन ये जो है वो मामला था कि जी इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं और वो उससे हमें ख़तरा है कि ये प्रोसिक्यूशन तब्दील कर देंगे या उसमें ये भी ख़तरा है कि ये रिकॉर्ड वगैरह ख़राब कर देंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इब्तदाई समाअत के बाद जो है वो एक हुक्म सादिर किया और इस चीज़ों से रोक दिया है। जी फैजुल्लाह जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो टॉप लीडरशिप है हुकूमत की, उसके खिलाफ जिन के खिलाफ कोई किसी किस्म का मुकदमा या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसके रिलेटिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको ना ट्रांसफ़र किया जाए, ना हटाया जाए, ना उनको काम करने से रोका जाए। देखें, बज़ाहिरन तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा या नायब या FI या किसी किस्म का भी मुकदमा जो है वो पेंडिंग है, तो हमारा आइन और कानून यही कहता है कि ये बात कि उनके उस मुकदमे को इंडिपेंडेंटली चलाया जाए और देखा जाए कि उन्होंने उस जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं।
अब इस बात पे बहस करना कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये वाला सुओ मोटो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, ये बहस मुझे लगता है अब रिडंडेंट हो गई और इस बहस को छोड़ देना चाहिए। पार्लिमानी मुझे फंसवाने वाली बातें ना करें, मैंने कब कहा कि इस पे लेना चाहिए कि मैं वैसे अब ये डिबेट, क्योंकि आप देखें ना सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे भी ये डिबेट हो तो अब रही है ना कि जी ये वाला सुओ मोटो गलत था, वो वाला सुओ मोटो सही था। अच्छी लगे बात, बुरी लगे, सुओ मोटो अब आपके मुल्क की आईनी और सियासी हकीकत है और अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस वाले में थोड़े से मेरे कुछ इख्तलाफ हैं सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो लेने से, बट उसको ज़रा साइड पे रख लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के एक्शन के अंदर इंटरफेरेंस इस सुओ मोटो के तहत हो रही है, तो फिर वही है ना, आप करें तो रामलीला, हम करें मैं तो वही बात कर, मैं बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट पहले सुओ मोटो लेती थी तो तब एतराज होता था उस पार्टी को, मैं बिल्कुल अब मेरा यही हो गया इस पार्टी, मेरा बिल्कुल यही पॉइंट है कि ये इस तरह के जो है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के एक्शन के अंदर ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो से हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन या कोर्ट के ऊपर जरा थोड़ा सा एक इम्प्लाइड बर्डन डाले कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लाइडली ये चाह रही है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो तगड़ी करके करें और डिफेंस का राइट जो है फेयर ट्रायल का वो मुतासर हो। ये बातें अब मुझे लगता है ये छोड़ के ये बस देखना चाहिए इसमें कि सुप्रीम कोर्ट देख रही ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये तसव्वुर हुआ कि कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, तो अब अगर तसव्वुर के ऊपर एक सुओ मोटो ले लिया गया है तो उसको एक्सेप्ट करें। तो बात यह है कि अगर तो किसी किस्म की इंटरफेरेंस देखें हो रही है, तसव्वुर के ऊपर रात 12 बजे कोर्टें खुलती हैं फैजुल्ला, तब तो लोगों को इतराज नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, पार्टी नाराज होती है, नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, लेकिन इस सारे में एक चीज भूली जा रही है कि रात 12 बजे की खबर तो चलाई गई, रात 12 बजे हुक्म नहीं दिया गया। राइट 12 बजे हुक्म तो नहीं था, इस सुओ मोटो पे तो हुक्म हो चुका है, एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर तो किसी ना किसी भी तरीके से इन सारे मुकदमात की या तफ्तीश या इनकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर किसी किस्म का भी एक प्रेशर डाला जा रहा है, ऑफिसर्स का तबादला किया जा रहा है और एक हुकूमती ताकत इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह पिछली हुकूमत ने आपने कहा कि वो पीटीवी पार्लियामान हमला केस के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट में एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान आपके सदर आरिफ उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कहा जी नहीं हमने कोई कार्रवाई हमने कुछ भी नहीं करनी। तो इस तरह का अगर किया जा रहा है तो ये तो काबिल मुज़म्मत है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लिया जाए। मैं समझता हूँ कि जिस प्रोसिक्यूशन टीम की बात कर रहे हैं, क्या ये इनकी कमजोरी नहीं है इस प्रोसिक्यूशन टीम की कि 3.5 पौने 4 साल से वो फैसला ही नहीं करवा सके और उनके ट्रायल ही कंप्लीट नहीं करवा सके? तो ये तो फिर मेरिट पे भी बंदा कहता है ना कि यार आप क्यों इस तरह कर रहे हो, 6 महीने का साल का टाइम है, आप इसके अंदर कंप्लीट करो इसको। मैं देखें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर जिस मुकदमे के अंदर शवाहिद मौजूद हों और जिस मुकदमे के अंदर आपके पास आपकी जो एलिगेशंस आपने अगले के ऊपर लगाई हैं उनके पीछे आपके पास कोई ठोस सबूत हो, तो उस मुकदमे के अंदर तो आप डिले लाते ही नहीं है और उस मुकदमे को जल्द से जल्द जो है वो खत्म कर देना चाहिए। सेकंड्स के अंदर वो लाए बिल्कुल बिल्कुल। और 2018 से लेके 2022 में आपने शादाब साहब देखा है कि बहुत ज़्यादा हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जो अफसरान हैं मेंबरान थे ऑपोजिशन के, उनको अरेस्ट करवाया, उनके ऊपर मुकदमे बनवाए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई मुकदमा जो है वो प्रूव नहीं हुआ, अपने पाए तकमील तक नहीं। अब आप एक मजे की मैं बात सुनो, देखिए तब्दीलियों की या ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर डीजी नैब पंजाब हैं शहजाद साहब जो हैं वो हैं। अच्छा, इनका तबादला हो गया हुआ था इस्लामाबाद हेड क्वार्टर के अंदर, और उसके बाद जब अब ये गवर्नमेंट आई है तो उनका तबादला वापस हो गया है। हालांकि वो थे जिन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, जितने भी पंजाब ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनकी गिरफ्तारियां केसेस जिन्होंने किए, लेकिन वो लाहौर में आ गए और अब वो फिर लाहौर में डिलीवर कर रहे हैं, वो लाहौर में फिर काम कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल अब यही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जहां तो नज़र आता है कि एक बज़ाहिरन सबूत के साथ ये प्रूफ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी ये इंटरफेरेंस की जा रही है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल जो है वो एक स्टेप लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इजाजत दें तो इसी मैं अपने दो सिर्फ कुछ ख्यालात थे उनका इजहार यहाँ पे करता चलूं। ख्यालात ध्यान से बताना। नहीं वो ये है कि जी देखें आपने 2018 से 2022 के दरमियान देखा होगा कि आपके वजीर आजम जो हैं वो असेंबली के फ्लोर पे आके कहते थे कि अब हम फलाने को अरेस्ट करेंगे नायब,
और नैब उसको अरेस्ट कर लेती थी। फैसल बाडा साहब आके कहते थे फलाने को अरेस्ट किया जाएगा अभी, और वो अरेस्ट हो जाते थे। सिद्धार्थ अकबर साहब आके कहते थे फलाने को अरेस्ट किया जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाते थे। तो और नैब जो तो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे तो हुकूमत की भी करप्शन देखनी है ऑपोजिशन के साथ साथ। तो बात यह है कि इस सारे सुओ मोटो के अंदर क्या पास्ट में जो ये सारी इन्फ्लुएंस नैब के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर ये बात लिखी गई कि नैब के ऊपर नैब सियासी जो है सियासी एहतसाब कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसी सुओ मोटो के अंदर 2018 से 22 के दरमियान जो नैब और एफआईए, जो बशीर मेमन साहब के एलिगेशंस थे, उनके ऊपर पहले तो सुओ मोटो नहीं लिया गया था, तो इसी आपको सुओ मोटो के अंदर उनको भी लेके आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप, मैं खुदा ना खास्ता को पार्टी उसकी वजह से नहीं कह रहा कि आप एक ही दफा ये ले डाउन कर दें, ये प्रोसीजर, ये प्रोटेक्शन, ये शील्ड्स ले डाउन कर दें, ताकि पास्ट में जिस तरह हुआ उसको देख के, अभी जिस तरह हो रहा है उसको देख के, ताकि आगे ना तो हमारे जो इदारे हैं वो इस्तेमाल हो सियासी इंतकाम के लिए, और ना ही जब कोई हुकूमत आए तो वो इदारों को इस्तेमाल करके अपने केसेस खत्म करवा दे और बाकियों के ऊपर केसेस। बिल्कुल फैजुल्लाह, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं जाने से पहले आपकी एक बात का जवाब ज़रूर दूंगा। अप्रोच के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे फ़लाँ पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाता था, फ़लाँ वाडा साहब कहते थे पकड़ा जाएगा। अच्छा, मैं इसको अजीब इसलिए नहीं समझता कि मैं एक अखबार में काम करता था जब जनरल अमजद नैब के चेयरमैन थे, तो मेरे पास जो है ना वो, क्योंकि एज आ रिपोर्टर मेरे पास स्टोरीज़ आती थी, मैंने अल्लाह जन्नत नसीब करे जहांगीर बदर साहब, उनकी गिरफ्तारी से कई दिन पहले ये स्टोरी, अखबार थे उस वक्त, लीड छपती थी, लीड छपी कि जहांगीर बदर को ये करके कंप्लीट हो गया, उनको फलां इन दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें, इसका थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस जुम्मे इतना ही। आइंदा जुम्मे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।